आज की ये कहानी है गाइड और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों से नया इतिहास रचने वाला प्रोडक्शन हाउस की। मैं बात कर रहा हूँ नवकेतन स्टूडियो की। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इसकी कहानी जान लेते हैं। अपनी जमीन खरीदकर उस पर भव्य स्टूडियो खड़ा करना और अपने स्टूडियो में फिल्मों का निर्माण करने का चलन 1930 से लेकर तकरीबन 1960 तक चला। आरके स्टूडियोज, राजकमल कला मंदिर, फिल्मिस्तान, ऐसे ही कई आप देखते हैं कि स्टूडियोज रहे। हालांकि आरके स्टूडियोज बाद के सालों तक रहा, लेकिन उस दौर की एक फिल्म कंपनी थी जो चाहकर भी अपना स्टूडियो नहीं बना पाई। हालांकि ये करीब 60 साल तक फिल्में बनाती रही। एक प्रोडक्शन हाउस था चेतन आनंद और देव आनंद का नवकेतन। ये बात कम लोगों को मालूम है कि चेतन और देव आनंद ने 1950 के आसपास मुंबई के गोरेगांव में अपना स्टूडियो खड़ा करने के लिए बड़ा प्लॉट खरीदा भी था, मगर वो प्लॉट किसी कानूनी पचड़े में पड़ गया और जमीन मिली नहीं। और कुछ साल में फिल्म इंडस्ट्री में वो दौर भी बदलने लगा। स्टूडियो चलाने में बहुत समय और खर्चा लगता था, इसलिए नवकेतन ने स्टूडियो बनाने का विचार त्याग दिया और सालों साल महबूब खान के महबूब स्टूडियो से ऑपरेट होता रहा। महबूब खान देव आनंद के करीबी थे और जब तक देव आनंद जिंदा रहे और उनके लिए एक कमरा महबूब स्टूडियो में हमेशा रहा है। महबूब स्टूडियो से ही सही नवकेतन फिल्म्स, जो उस वक्त नवकेतन स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी कहानी बिना उस दौर के हिंदी सिनेमा की कहानी अधूरी रहेगी। नवकेतन ने वो इतिहास रचा जो आज भी सिनेमा की गलियारों में गूंजता है। क्या थी नवकेतन की फिल्मों की खासियत? तो इस स्टूडियो ने सही मायनों में हिंदी सिनेमा में शहरी यानी अर्बन हीरो वाली प्रोग्रेसिव फिल्मों की शुरुआत की। और आप देखेंगे उस दौर के दूसरे स्टूडियोज जैसे भी शांताराम, राज कपूर या महबूब खान अमीर गरीब, सामाजिक या गरीब या ग्रामीण कहानियों पर फिल्में बना रहे थे, लेकिन इनसे अलग नवकेतन की फिल्मों की मिजाज पूरी तरह शहरी था। ज्यादातर कहानियां कामकाजी तबके के नायक की होती थी, जो छोटे कस्बों से महानगरों की चकाचौंध में आता और सपनों और प्यार के लिए संघर्ष करता अपना रास्ता तलाशता था। और इनकी फिल्मों में हॉलीवुड फिल्मों का असर भी साफ था, मगर इन फिल्मों में सिर्फ चमक नहीं, नए भारत और उभरते मध्यम वर्ग की रूह भी थी। और हर स्टूडियो का एक पहचान एक बड़ी फिल्म से होती थी, और जैसे महबूब स्टूडियो की मदर इंडिया और आरके स्टूडियोज की आवारा से। नवकेतन की ऐतिहासिक फिल्म थी 1965 में रिलीज हुई गाइड, जिसे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। और आप देखेंगे कि मगर इतिहास एक या दो फिल्मों से नहीं बनता, उसे सालों साल मेहनत से गढ़ना पड़ता है। नवकेतन ने 1950 से लेकर 2011 तक 36 फिल्में प्रोड्यूस की और बॉलीवुड के सबसे लंबे चलने वाले बैनर्स में से एक रहा। कैसे हुई नवकेतन की शुरुआत? 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी हिट रही थी और देव आनंद बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार बन गए। वहीं वामपंथी विचारों वाले उनके बड़े भाई चेतन आनंद इफ्टा से जुड़े थे और कुछ ही साल पहले अपनी बेहद चर्चित पहली फिल्म नीचा नगर निर्देशित की थी। और इस फिल्म में ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई थी और कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। दोनों भाइयों के सपने बड़े थे और दोनों बिना किसी दखल के अपने अंदाज की फिल्में बनाना चाहते थे। इसी इरादे के साथ 1949 में अपने बैनर का आगाज किया इन्होंने और नाम रखा था नवकेतन, जो चेतन आनंद के बेटे केतन के नाम पर था। हालांकि इसका मतलब नया ध्वज भी है और यह भी तय था कि नवकेतन की हर फिल्म में हीरो देव आनंद ही होंगे। गुरुदत्त पर दाव और नवकेतन की किस्मत खुली। नवकेतन की पहली पेशकश थी अफसर 1950, जो रूसी लेखक निकोलाई गोगोल के नाटक द इंस्पेक्टर जनरल से प्रेरित एक थिएटर नुमा फिल्म थी। और आप देखते हैं कि यह चेतन के वामपंथी विचारों से प्रभावित नीचा नगर की तरह ही एक आर्ट फिल्म थी, जो देव आनंद की चमकती कॉमर्शियल इमेज के एकदम विपरीत थी। अफसर बुरी तरह फ्लॉप हुई और अब देव आनंद को जरूरत थी एक ऐसे निर्देशक की जो नवकेतन के लिए हिट फिल्म बना सके, और उनकी ये तलाश आकर रुकी गुरुदत्त पर, जो प्रभात फिल्म अब कंपनी के दिनों से उनके करीबी दोस्त थे। और उन दिनों देव और गुरु दोनों हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्मों की दीवाने थे। गुरुदत्त अब तक कोई फिल्म निर्देशित नहीं की थी, लेकिन संघर्ष के
दिनों में एक दूसरे से वादा किया था और जो भी पहले कामयाब होगा वो दूसरे को मौका देगा। देव आनंद ने गुरुदत्त पर दाव खेला और नवकेतन ने बाजी 1951 बनाई। यह एक मसालेदार क्राइम थ्रिलर थी और जिसमें आप देखिए निर्देशक गुरुदत्त ने देव आनंद को एक बिल्कुल नए स्टाइल में पेश किया। फिल्म में रोमांस था, बैंप थी और कैबरे था और एक से बढ़कर एक हिट गाने। अपने पे भरोसा हो तो एक दाव लगा लें, एक गीत जैसे खुद देव आनंद के फैसले की गूंज थी। बाजी सुपरहिट हुई। नवकेतन स्टूडियो जो अफसर की हार से डगमगा गया था अब पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा और गुरुदत्त बे आने वाले सालों में हिंदी सिनेमा के नए जादूगर बनकर उभरे। और जब चेतन ने कहा नवकेतन को अलविदा, तो आप देखते हैं कि चेतन आनंद का सिनेमा अलग था और अपने अंदाज, अपनी सोच और अपनी कला में डूबा हुआ, लेकिन कमर्शियल सिनेमा की दुनिया बेरहम थी। और उनकी निर्देशक अगली फिल्म आंधिया 1952 औंधी मुरगिरी। नवकेतन की अगली फिल्म हमसफर 1953 भी नाकाम रही। नवकेतन स्टूडियो और चेतन आनंद को अब एक हिट फिल्म की सख्त जरूरत थी। इसी मोड़ पर नवकेतन में एंट्री हुई सबसे छोटे भाई विजय आनंद और गोल्डी की। महज 15 दिनों में उन्होंने टैक्सी ड्राइवर 1954 की कहानी लिख डाली और चेतन आनंद उनकी पत्नी उमा ने स्क्रीन प्ले में जान डाली। बड़े भाई निर्देशक बने, मंझले भाई हीरो और छोटे भाई लेखक। तीनों आनंद बंधुओं ने ऐसा कमाल दिखाया कि बॉक्स ऑफिस को भी आनंद आ गया। टैक्सी ड्राइवर चेतन आनंद की पिछली फिल्मों से अलग थी, सीधी सटीक और मेन स्ट्रीम सिनेमा से जुड़ी। और आप देखते हैं कि यह फिल्म सुपरहिट हुई, नवकेतन की नैया पार लग गई। लेकिन इस कामयाबी के बाद देव आनंद और चेतन आनंद के रास्ते अलग होने लगे। देव आनंद अब बड़े स्टार बन चुके थे और अपनी इमेज और स्टारडम के मुताबिक कॉमर्शियल फिल्में बनाना चाहते थे, जबकि चेतन अपनी विचारधारा के साथ अलग तरह का सिनेमा न बनाना चाहते थे। आखिरकार 1956 में आई कामयाब फिल्म फंटूस के बाद चेतन आनंद ने नवकेतन को अलविदा कह दिया और अपना प्रोडक्शन हाउस हिमालय फिल्म्स शुरू किया। गोल्डी के साथ शुरू हुआ नवकेतन का सुनहरा दौर। चेतन आनंद के जाने के बाद नवकेतन की बागडोर आई सबसे छोटे भाई गोल्डी आनंद के हाथों में और आप देखेंगे कि महज 24 साल की उम्र में उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली और बनाई 9/2/11 1957 में। यह एक जिंदा दिल फिल्म थी और जिसने उनकी प्रतिभा की पहली झलक दी। फिल्म हिट रही और नवकेतन की रफ्तार तेज हो गई और इसके बाद आई तेरे घर के सामने, जैसे हिंदी सिनेमा की पहली रोमांटिक कॉमेडी माना जाता है। और इसके बाद आई कला बाजार को देव आनंद की यादगार फिल्मों में गिना जाता है। एक के बाद एक गोल्डी निर्देशित ये शानदार फिल्में देव आनंद के स्टारडम को नई ऊंचाइयों तक ले जाती रही और नवकेतन का नाम और भी बुलंद होता गया। देव आनंद की शहरी हीरो की स्टाइलिश इमेज बनाने में गोल्डी ने बड़ा योगदान दिया, लेकिन इस करिश्मे को मुकम्मल किया एमडी बर्मन ने और जिनका संगीत नवकेतन की आत्मा बन गया। और बाजी के बाद से बर्मन नवकेतन की हर अहम फिल्म का हिस्सा रहे। उस दौर में हीरो संगीतकारों की टीमें हुआ करती थी, दिलीप कुमार, नौशाद राज कपूर और आप देखते हैं कि शंकर जयकिशन और देव आनंद एमडी बर्मन की टीमें यादगार और कामयाब गीतों की गारंटी मानी जाती थी। नवकेतन ने हमेशा नई प्रतिभाओं पर दाव खेला। गुरुदत्त की असिस्टेंट हरे राज गोखला को काला पानी निर्देशित करने का मौका मिला, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन नवकेतन की सबसे बड़ी ताकत देव आनंद, गोल्डी और एसडी बर्मन की तिगड़ी ही थी और इसी टीम ने रचा नवकेतन का सबसे नायाब साहकार गाइड, जो इस स्टूडियो की पहचान बन गई। और इसकी शुरुआत हुई फिल्म हम दोनों 1961 की कामयाबी से। देव आनंद के नवकेतन में पीआर और कई दूसरे काम संभालने वाले अमरजीत फिल्म के निर्देशक थे। हालांकि फिल्म में काम करने वाले कई लोग और खुद देव आनंद का भी कहना था कि फिल्म के लेखक और निर्देशक गोल्डी ही थे। क्या थे? गोल्डी ही थे। और आप देखते हैं कि हम दोनों बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गई। वहां देव और गोल्डी की मुलाकात नोबेल पुरस्कार विजेता पर्ल एस बक से हुई और वे जूरी में थे और हम दोनों देखकर प्रभावित हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने देव और गोल्डी से कहा, मैंने एक बेहतरीन भारतीय कहानी पढ़ी, आर के नारायण की गाइड, तुम्हें इस पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनानी चाहिए, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी। देव आनंद को सुझाव पसंद आया। उन्होंने गाइड के राइट्स आर के नारायण से खरीद लिए और पर्ल एस वक ने भी दिलचस्पी दिखाई और हॉलीवुड के निर्देशक टेड डेनियलवस्की को इंग्लिश वर्जन डायरेक्ट करने का आप देखते लिए मना लिया गया। लेकिन जब गोल्डी ने उस इंग्लिश स्क्रिप्ट को पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये तो हमारी गाइड नहीं है, इस कहानी को समझने के लिए एक भारतीय नज़र चाहिए थी।
हिंदी गाइड को दोबारा गोल्डी ने लिखा और फिर ये फिल्म गोल्डी की भी सबसे यादगार फिल्म बनी। और आप देखिए, जब गाइड ने तोड़ी हिंदी सिनेमा की बंदिशें, कॉमर्शियल सिनेमा में गाइड एक बगावत थी और उस ढांचे के खिलाफ जहां तय था कि हीरो हीरोइन कैसे होने चाहिए। गाइड ने उन फिल्मों को नियमों को तोड़ दिया जो अब तक किसी भी पारंपरिक भारतीय फिल्म की नींव माने जाते थे। यहाँ ना आदर्श हीरो था, ना ही त्याग करने वाली नायिका। किरदार असलियत के करीब था, इंसानी कमजोरियों और ख्वाहिशों से भरे हुए। और एक शादीशुदा औरत के साथ रोमांस, नायिका का अपने पति को छोड़कर हीरो के साथ लिव इन में रहने, और ये सब उस दौर की फिल्मों और पारंपरिक समाज के लिए बेहद बोल्ड था। राजू गाइड और रोजी की यह कहानी इंसानों और उनकी सही गलत फैसलों की थी और यहीं से अमर बना गई और यहीं इसे अमर बना गई। गाइड पहली हिंदी फिल्म थी जिसने चारों मुख्य फिल्म फेयर अवार्ड जीते, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म। ये नवकेतन का उरूज था। और आप देखते हैं कि लेकिन हर बुलंदी के बाद एक मोड़ आता है। गोल्डी और देव आनंद के बीच दूरियां बढ़ने लगी। गोल्डी अब सिर्फ निर्देशक नहीं, एक्टर भी बनना चाहते थे, जबकि देव आनंद अब निर्देशन में हाथ आजमाना चाहते थे। मुश्किल ये थी कि गोल्डी उतने अच्छे अभिनेता नहीं थे और देव उतने बेहतरीन निर्देशक नहीं। इन ख्वाहिशों ने दोनों भाइयों के बीच एक अनकही लकीर खींच दी। फिल्म गाइड के 2 साल बाद दोनों ने मिलकर जोएल थीप 1967 बनाई, एक धमाकेदार हिट थी जो नवकेतन के लिए एक देव गोल्डी की अंतिम हिट फिल्म रही। अब देव आनंद ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म प्रेम पुजारी बनाई। फिल्म का बजट बड़ा था, एस डी बर्मन के गाने सुपरहिट थे। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और आप देखिए, गोल्डी से फिर उम्मीद थी, लेकिन उनकी निर्देशित तेरे मेरे सपने 1971 भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोए गिरी और इस नाकामी के साथ ही गोल्डी ने नवकेतन को छोड़ दिया। यह फिल्म नवकेतन के लिए एस डी बर्मन की भी आखिरी फिल्म साबित हुई। 2 मजबूत स्तंभ एक साथ गिर गए, नवकेतन लड़खड़ा गया। अब सारी जिम्मेदारी देव आनंद के कंधों पर थी। नवकेतन का री इन्वेंशन, हरे रामा हरे कृष्णा। देव आनंद नेपाल के शाही परिवार की एक शादी में शामिल होने गए और यहाँ उन्हें एक आइडिया आया जो हिप्पियों की जिंदगी के बारे में था। वापस लौटे, उन्होंने इस स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया और उनके मन में एक नई दुनिया थी जहाँ देश के युवाओं की जिंदगी के कहे पहलुओं को दिखाया जा सकता था। और यही था वह आइडिया जो नवकेतन की अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का आधार बना। और इस फिल्म ने न सिर्फ नवकेतन को दोबारा खड़ा किया, बल्कि संगीतकार आर डी बर्मन के संगीत ने हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति की शुरुआत की। फिल्म में नौजवानों को हिप्पी बनते और ड्रग्स और सेक्स के माहौल में डूबे हुए दिखाया गया और ऐसा विषय हिंदी सिनेमा में पहले नहीं आया था। मिस एशिया पैसिफिक रही जीनत अमान को बोल्ड हीरोइन के रूप में चुना गया और इस फिल्म में बड़ी हिट फिल्म ने देव आनंद को कामयाब निर्देशक बनाया और ये फिल्म नवकेतन की री इन्वेंशन का प्रतीक बनी। अफसोस कि उनके निर्देशन में एक इकलौती कामयाब फिल्म रही। साल 2011 तक उन्होंने नवकेतन के लिए एक के बाद एक दर्जन फिल्में निर्देशित की, लेकिन बदलते वक्त के साथ कदम नहीं मिला सकी। हीरा पन्ना, जाने मन, देव परदेश, देश परदेश, लूटमार, अव्वल नंबर जैसी फिल्मों का संगीत तो हिट रहा, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप रही और हर फिल्म के हीरो आखिर तक खुद देव आनंद ही रहे। क्या रहे? देव आनंद ही रहे। और नवकेतन से निकलने के बाद गोल्डी आनंद ने भी ब्लैक मेल, राम बलराम राजपूत जैसी बड़े बजट की फिल्म निर्देशित की, लेकिन नवकेतन जैसी कामयाबी दोहरा नहीं पाए। एक एक्टर के रूप में भी वो अपना कोई मुकाम नहीं बना सके। इसके बावजूद नवकेतन ने अपने सुनहरे दिनों में हिंदी सिनेमा को जो धरोहर दी वह हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी यादगार फिल्में, नई प्रतिभाओं को दिए गए मौके और बेमिसाल संगीत की छाप सिनेमा पर हमेशा रहेगी। क्या रहेगी? सिनेमा पर हमेशा रहेगी। यही कहानी है नवकेतन स्टूडियो की।